हेलो हेलो हेलो। चलो, इको में वैसे जो अभी तक पढ़ा वो समझ आया, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ आया कॉन्सेप्ट अभी तक? ठीक है। ऑनलाइन के चीतो गुड इवनिंग भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है, केम छो? ठीक है, तो अंशिका जी, जब सरकार सब्सिडी देती है तो उससे क्या होता है कि पैसा जो है फर्म के पास आ जाता है, यानी कि फ्लो में पैसा वापस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्सिडी, यानी कि गवर्नमेंट पैसा देती है। ठीक है, मजामा मजामा, मैं भी मजामा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, तो समझ आया अभी तक जो पढ़ा? हाँ। चैप्टर? कौन से चैप्टर? इको में चल रहा है यूनिट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो बहुत बड़ा है। अभी तो बहुत, हाँ वही दिया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ही पढ़ा। ऐसा कौन सुना जो सिर्फ इको के लिए आया है? क्या नाम है आपका? ठीक, ऑफलाइन के चीतों से बात कर रहा था। चलो। वो गेट बंद कर दो ऋषभ भाई। हाँ, ले सकते हो क्लास, एक बार बता देना फिर मैडम को। नहीं, अली सर तो हाई लेवल, वो तो कैलकुलेटर ट्रिक्स, वो सीए का पढ़ाएंगे। चलो, हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है ऑनलाइन दे चीतो? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या आप मुझे देख पा रहे हो भाइयों बहनों? तो एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, क्लियर है। चलो ठीक है, तो आज जो है हमें 3 टॉपिक्स करने, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, और थोड़ा सा अगर टाइम बचा या अगर मेरा मन करा कि आपको परेशान करना है तो फिर मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊँ। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स और एक क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या होता है यहाँ, है ना? तो 3 टॉपिक तो खैर करते हैं, आओ फटाफट शुरू करते हैं। बाकी लास्ट क्लास में आपने एक वो वाला टॉपिक करा था मजेदार, कौन सा टॉपिक था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो आज छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आज भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आओ, तो पहले टॉपिक की हेडिंग डालते हैं मेरे साथ, डालो जी। आइए जी, आज के टॉपिक का नाम लिखना है। पहले टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये आप हेडिंग डालना। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
चलो, तो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, पहले आप हल्का सा आप बताओ, फिर थोड़ा सा इलेबोरेट मैं करूंगा क्योंकि इसमें हमको डिटेल पढ़नी है, लेकिन बेसिक मतलब आप बताओ। कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज होना, वेरी वेरी गुड। तो ये आपको कहां से याद आया? हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में हमने जब पढ़ा था ना कि 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एक होता था प्रोडक्शन, एक होता था कंजम्पशन, और तीसरा क्या होता था? इन्वेस्टमेंट। तो तब हमने इन्वेस्टमेंट में ये पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमारे कैपिटल स्टॉक में कितना इंक्रीज हो रहा है ना, उसको बोलते थे इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ, फिर मैं हटा दूंगा। पहले मेरे पास 2 एसी थे, मेरे पास 3 प्रोजेक्टर थे, और मेरे पास 4 टेबल्स थी पहले, पिछले साल। अब इस साल मेरे पास 5 एसी हो गए, 6 प्रोजेक्टर्स हो गए, और 10 टेबल्स हो गई। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैंने कितना इन्वेस्ट करा इस साल, तो आप क्या बताओगे? 3 एसी और खरीदे, 3 प्रोजेक्टर और खरीदे, और 6 टेबल्स और खरीदी, तो यही तो कहोगे ना आप। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई फर्म या जब भी कोई प्रोड्यूसर मतलब अपना स्टॉक, अपना कैपिटल स्टॉक बढ़ा रही है, तो जितना भी कैपिटल स्टॉक बढ़ा उसको हम क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो इस साल मैंने देखो अपना पैसा कहाँ निवेश करा, मैंने 3 एसी खरीदे नए, 3 प्रोजेक्टर खरीदे नए, 6 टेबल खरीदी, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये हमने वैसे पहले पढ़ा था, तो इसको तो हटा देते हैं जी। अब इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी इलेबोरेशन हमें कवर करनी है, तो वो अब मेरे साथ साथ ही करते रहो। इन्वेस्टमेंट के नीचे अब 2 बाइफरकेशन करना, ठीक है। एक को बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो आप भी लिख लो साथ साथ, और दूसरे को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। एक को बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरे को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इनका मीनिंग अभी समझते हैं कि दोनों का क्या मतलब है। पहले छोटी सी डेफिनेशन लिखना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखना, इसका मतलब होता है टोटल एडिशन, टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। इसमें कीवर्ड अब हाईलाइट करना है तो टोटल कर लेना, टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। और दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब लिखना, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट में है, इसका मतलब है एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। तो इसमें अगर हाईलाइट करना है कीवर्ड तो एक्चुअल को कर लेना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, है ना। अब बच्चा इतना भोला मासूम आपकी तरह है ना, उसे क्या पता ये सब क्या है कि भाई टोटल क्या और एक्चुअल क्या। तो उसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं पहले कि इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। अपना वाला कोई एग्जांपल लेता हूं, तो वो तो मैंने रब कर दिया वैसे। तो बताओ चलो, टोटल मैंने क्या क्या खरीदा था बताओ। 3 एसी खरीद लिए थे, 3 प्रोजेक्टर खरीद लिए थे, है ना। 4 थी टेबल, 6 थे। मतलब इस साल कितना इंक्रीज हुआ था? जो 6, है ना। तो ये मैं मान लेता हूं मैंने इस साल नई नई 3 चीजें खरीदी। मैंने 3 एसी खरीदे, 3 प्रोजेक्टर खरीदे, 6 टेबल्स खरीदी। तो जो भी मैंने ये सब खरीद लिया, जो भी मैंने मतलब ये इन्वेस्ट कर दिया, ये मेरा एक तरह से है टोटल इन्वेस्टमेंट। इसको मैं कह सकता हूं टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। लेकिन अब देखना मजेदार बात, अब टोटल इन्वेस्टमेंट तो चलो ठीक है, मान लो मैंने कर दी, ऐसी लिख रहा हूं, ये सब मैंने खरीदा था 5 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन अब जब से इनको इस्तेमाल करना शुरू करा मैंने, यूज कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, तो एसी भी देखो घिस गए, वो तो देखो बेचारा पीछे चला ही गया ठीक होने।
है ना। प्रोजेक्टर भी ऋषभ ने खराब कर दिया, टेबल भी बैठ बैठ के आपने पेन से निशान मार मार के थोड़ा सा वेयर एंड टेयर कर दिया, है ना। अब इतनी सब चीजों को पूरे साल इस्तेमाल करते करते आप ये बताओ, क्या इन सब की वैल्यू में कोई गिरावट हुई होगी, या ये आज भी सारी वैल्यूज आपको 5 लाख की ही हैं? गिरावट हुई होगी, है ना। तो मान लो आज गिरावट के बाद इनकी वैल्यूज जो है, एक्चुअल वैल्यूज जो है, एक्चुअल वैल्यूज मतलब दो तो तुमने तो ज्यादा ही रेड मार दी, 4,20,000 है मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना। थोड़ी सी गिरी, प्रैक्टिकल लगना चाहिए ना। तो मान लेते हैं इनकी वैल्यू थोड़ी सी गिरावट हो गई, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। तो आज जो एक्चुअल वैल्यू है इसको हम कह देते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, एक प्रकार से इसको क्या कह दिया, नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब तो एक सिंपल ये है कि आपने जो भी टोटल एडिशन करा, टोटल टोटल मतलब जो भी टोटल आपने इन्वेस्ट करा, लेकिन उसको यूज करते रहोगे तो उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। तो गिरावट आने के बाद जो वैल्यू बच गई उसको बोलते हैं एक्चुअल एडिशन एक तरह से, या फिर उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। पहले इतना समझ आ गया? ठीक है। अब क्योंकि आप होशियार तो हुई अव्वल दर्जे के, तो इस गिरावट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो ये ड्राइंग आप बना लो, तो आपको फिर बाद में और आगे लिखवाता हूं। तो बिल्कुल सही, तो इसका मतलब बिल्कुल सही शब्द आपने कहा। तो इस गिरावट को कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो इससे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बन गया। बताओ कौन बच्चा होशियार बता सकता है? हाँ बिल्कुल सही। तो ये तुम्हें कैसे पता चला? क्लास में पढ़ लिया, ओके। नहीं तो आप दिमाग भी लगा सकते हो ना बाकी बच्चे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख। अब उसमें अगर गिरावट की वैल्यू मैं कम कर दूं, डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा? हाँ, एक्चुअल वैल्यू, जिसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिख लो। तो बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट, उसमें से गिरावट हटा दी यानी डेप्रीसिएशन हटा दिया, तो बच गई नेट इन्वेस्टमेंट। तो इतना, इन सब इतनी बातें तो 1 नंबर में आती हैं जनरली, कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या, नेट इन्वेस्टमेंट क्या, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या। तो कुछ भी 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछ लेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहां तक? बना लो आप। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल, नेट मतलब एक्चुअल, और गिरावट मतलब डेप्रीसिएशन, यानी जो भी इनका डिफरेंस है ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का। चलो ठीक है, ओके। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में आता है वो ये, तो चलो बच्चों वाली बातें हो गई 1 नंबर की, कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या, नेट इन्वेस्टमेंट क्या, और वो वैल्यू में गिरावट आ गई, है ना। लेकिन अब लिखते हैं नीचे स्टार डाल के, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर, कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है ना, इकोनॉमी के टाइप से, इकोनॉमी के नजरिए से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या। अभी तो मैंने अपना एग्जांपल दिया तो आपने भाई इधर उधर देख लिया कि ठीक है एसी है, प्रोजेक्टर है, लेकिन इकोनॉमी में कैसे, मतलब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में क्या होगा वो समझते हैं। तो जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होती है, निवेश, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं निवेश, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी प्रोड्यूसर, अगर मुकेश अंबानी का आप एग्जांपल सोचना, रिलायंस कंपनी का एग्जांपल सोचते रहो मन में, अगर मुकेश अंबानी साहब निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो वो 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप 2 बाइफरकेशन करो। एक को बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक को बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। पूरी इकोनॉमी में जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें एक को बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरे को बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट।
को बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। चलो तो अब आपको तुक्के मारने हैं अपने नॉलेज से कि शब्दों को देखकर क्या लग रहा है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगी और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी। पहले यहाँ एसेट। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मतलब जो बच्चा अकाउंट्स में होशियार है वो यही सबसे सही आंसर यही देगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब हो गई कि कोई एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो अकाउंट्स नहीं है, मैं तो ह्यूमैनिटीज का बच्चा हूं, तो मुझे समझाइए। लंबे समय तक चलेगी, हाँ समय, हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो अब ह्यूमैनिटीज के बच्चे को भी समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जो लंबे समय के लिए हम निवेश करते हैं, है ना, लंबे समय के लिए, जो मुझे पता है कि 5 साल 10 साल 15 साल तक चल सकता है, उसको हम कह देंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मान लो मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूं जो मुझे पता है तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है ना, या स्टॉक जिसको बोलते हैं, वो एक हफ्ते में एक महीने में फिनिश हो जाएगा, उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल यही लॉजिक है, वैसे तो ज्यादा समय और कम समय का है ना, तो लिखना तो नहीं है खैर। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है इकोनॉमी के अंदर, उसमें 3 पार्ट्स माने जाते हैं, तो इसके नीचे आप 3 एरो बनाना। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के 3 पार्ट्स माने जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, कि भाई इस पूरे भारत देश में अगर इमेजिन करें तो इस पूरे भारत देश के हिसाब से पूरी इकोनॉमी, क्योंकि आप तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना जी, तो पूरे भारत देश में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या होंगी, पूरे भारत की इकोनॉमी में पढ़ना है ना, तो मैक्रो पढ़ रहे हैं, हम घर के एक बात नहीं कर रहे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एज अ होल में सोचो क्या होंगी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स पूरे देश के हिसाब से। लैंड हो गई, और कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर हैं। नहीं, हम रूप पूछ रहे हैं, मतलब पैसा तो है ही है, अल्टीमेटली सब कुछ पैसे ही चल रहा है, लेकिन मैं वो पूछ रहा हूँ पैसा किस रूप में, इन्वेस्टमेंट के कैपिटल गुड्स हो गए। ठीक है, तो उसको स्पेसिफिक इसीलिए ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है, तो लिखो मेरे साथ, एक को बोलते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक को बोलते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बिजनेस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो गया देखो, तो ये ड्राइंग वैसे मैं भी थोड़ी देर बाद हटा दूंगा। बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मुकेश अंबानी ने एक देखो मशीन खरीदी, मैंने भी एसी खरीदा, किसी और ने कुछ खरीदा, किसी और ने कुछ खरीदा, किसी और ने कुछ खरीदा, पूरे देश में जितने भी बिजनेसमैन हैं, है ना, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनके पास कुछ ना कुछ तो हो गई। आप अभी ट्यूशन से बाहर निकलोगे, मोमोज के ठेले पर जाओगे तो उसका भी ठेला है, उसने भी वो इन्वेस्ट कर रखा है, तो हर प्रोड्यूसर की कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो होगी ना भाई। तो पूरे देश में जितने भी बिजनेसेस ने इन्वेस्ट कर रखा है उसको एक कैटेगरी में क्या डाल दिया, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया। दूसरा, दूसरा लिखो, दूसरा होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। दूसरा हो गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है, बताओ आप, जो पब्लिक गुड्स पर सरकार खर्च करती है। अब देखो पूरे देश में और क्या क्या चीजें हैं, अब आप सड़कों पे घूम रहे हो भाइयों बहनों, फिर आपको एक फ्लाईओवर भी दिखाई देगा, ब्रिज दिखाई देगा, रेलगाड़ियां, रेल पटरी, हवाई अड्डे, बस अड्डे, ये सब मतलब जितनी भी पब्लिक की चीजें, वो भी तो सरकार ने इन्वेस्ट कर रखा है ना देश के अंदर। तो देश में जितना गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है, देश के अंदर जितना भी सरकार ने निवेश कर रखा है, उस सरकारी निवेश को एक हेड में डाल दिया, क्या हो गया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गई कहानी। तो 2 क्राइटेरिया खत्म हो गए, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और तीसरा,
जो मेरे जैसे जो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसी खरीदा मैं तो भाई छोटा खिलाड़ी हूँ। मुकेश अंबानी ने मशीन खरीदी तो वो भी नहीं, पब्लिक नहीं कर रही। रोड में पब्लिक का मतलब होता है सरकार, और सरकार जब खर्चा करती है तो किसके लिए करती है? सरकार सड़क किसके लिए बनाती है? पब्लिक के लिए। तो उनको बोलते हैं पब्लिक गुड्स बोलते हैं, और उसी को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पब्लिक वॉशरूम्स हो गए, और सोचो ना, और सोचो, आप भी सोचो। चलो सरकार बताओ क्या क्या खर्चे करे। हॉस्पिटल बनाती है सरकार, गवर्नमेंट स्कूल बनाती है सरकार, तो ये सब पब्लिक के लिए तो बना रही है ना? तो पब्लिक के लिए सरकार जो भी खर्चा कर रही है, जो भी इन्वेस्ट कर रही है पब्लिक के लिए, वो सब पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो गए। टोल ब्रिज बन रहे हैं, जो भी चीजें बन रही हैं वो सब पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो गए। समझ आ गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो, तो ये भी हो गया। और तीसरा क्राइटेरिया होता है, तीसरे को बोलते हैं जी रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इसमें सारे घर आ गए। अब आप और मैं, हम सब कहाँ रहते हैं? घरों में। तो ये जो आपने शुरू में कहा था ना कि भाई जमीन हो गई, या जमीन के ऊपर बना हुआ ये ढांचा हो गया, है ना, ईंटों का, तो ये सारा निवेश एक साथ एक कैटेगरी में डाल दिया। इसको बोल दिया रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो पूरे देश में जितना भी रेसिडेंशियल मतलब चीजें हैं वो सारी इसके अंदर कवर हो गई। तो पूरे देश में जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो ये तीनों को मिलाकर हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो तीनों टर्म समझ आए भाइयों बहनों? तो एक बार दोबारा से सोचो, दोबारा से दिमाग लगाओ। देश में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं? एक तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दूसरा आम जनता के लिए जितना सरकार कर रही है इन्वेस्ट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और तीसरा रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा कुछ भी सोचो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, पूरे देश में जो आपका मन करे एक बार सोचो जरा, कोई ऐसी चीज निकाल के सोचो जो इन तीनों से बाहर आ जाए। पूरे देश में कुछ भी देखो, इधर उधर देखो, जो भी सब पंखा लाइट जो नजर आ रहा है, अपना आंखें बंद करके जितनी वाइल्ड इमेजिनेशन में जा सकते हो भारत देश में, और क्या नजर आ रहा है आपको? बैंक भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट बैंक बिजनेस इन्वेस्टमेंट, एनजीओ उसमें आ जाएंगे। एनजीओ भी तो क्या कर रहे हैं? पब्लिक में यहाँ समाज सेवा। फूड, क्या फूड? खाना, वेरी गुड। तो खाना अभी उधर जाए, उधर। हाँ, वो फिक्स नहीं है ना फिर। अभी तो हम फिक्स्ड वाले देख रहे हैं। ये तीनों में क्या है? फिक्स्ड। ये तीनों में क्या है? फिक्स्ड। एक बच्चा कह रहा सर मेरे घर पे गोल्ड रखा है, वो क्या है? तो गोल्ड रखा है घर में, वो क्या हो गई? वो भी यही है एक तरह से बिजनेस इन्वेस्टमेंट, या आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। मतलब गोल्ड मतलब बैंक में रखा है। बिजनेस नहीं तो फिर रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, घर में ही है, घर के साथ ही उसकी वैल्यू जोड़ लो भाई। जैसे घर की वैल्यू जोड़ी, घर में हमें 2 किलो के सोने के ईंट के वो मिल गए टुकड़े, तो वो भी घर की। मतलब आएगा तो गिरेगा तो इन्हीं 3 हेड में। कुछ भी सोचोगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है देश के अंदर, वो इन तीनों के अंदर ही आएगी। तो समझ आ रहा है तीनों का मतलब? बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और जो भी अगर कुछ बच गया जो आपके घर में आ रहा है, घर के अंदर है, वो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। वो तो भी उधर चला जाएगा ना। पानी, ये तो फिक्स्ड वाली पढ़ रहे हैं। इन सब में वो चीजें जो लंबे समय तक चल रही हैं, ये सब क्या है? फिक्स्ड वाली इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती हैं? जो कितने समय तक चलेंगी? लॉन्ग पीरियड तक चलती है ना। तो इनको हमने ऐसे बक्से में बंद कर लिया। चलो चलो, तो इतना क्लियर हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। चलो ठीक है जी। अब आते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चलो, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, बाकी इसके अलावा कुछ और ढूंढना हो तो गूगल पे सर्च कर लेना भाइयों, कौन सी क्या है। ठीक है। अच्छा, अब इन्वेंट्री का मतलब तो वैसे स्टॉक होता है, तो आपको पता ही है वैसे, शॉर्ट पीरियड के लिए, बिल्कुल सी, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हो गए, है ना, ये सब। तो मान लो मेरे पास शुरू शुरू में थे 3 डब्बे। कितने डब्बे थे? 3 डब्बे।
फिर साल के एंड में मेरे पास हो गए मान लो 7 डब्बे। कितने डब्बे? 7। 7 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7। तो साल के शुरू शुरू में कितने डब्बे थे मेरे पास? 3 डब्बे। और अब साल के एंड में मान लो अब हो गए 7 डब्बे। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मैंने कितने डब्बों में इन्वेस्ट करा इस साल? 4। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी कि इस बार मैंने जो इन्वेस्ट करा वो फिक्स्ड वाले आइटम में नहीं करा, एक स्टॉक में इन्वेस्ट करा, तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो कितना इन्वेस्ट करा इस साल? 4। तो ये 4 की फिगर आपने कैसे निकाली? इसके पीछे की मैथमेटिक्स बताओ। 7 माइनस 3 करा होगा दिमाग में। टोटल स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना था? 7। और ओपनिंग स्टॉक कितना था? 3। तो अगर मैं इसको एक मैथमेटिकल यही फॉर्मूला लिखवा दूं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? आपने तो ये खुद ही बताया। तो क्लोजिंग में कितने डब्बे थे? 7। ओपनिंग में कितने डब्बे थे? 3। तो इसका मतलब आपने इस साल कितना इन्वेस्ट करा? 4। तो ये फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर और समझा दूंगा। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला होता है छोटा सा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसको और डायग्रामेटिकली समझा देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, फिर रब कर दूंगा। तो ऐसा सोचो, मेरे पास 3 चॉकलेट्स थी जब मैं घर से निकला, और जब मैं ट्यूशन पहुंचा तो मेरे पास 7 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, तो मैं 3 चॉकलेट्स लेके घर से निकला और जब ट्यूशन पहुंचा तो मेरे पास 7 चॉकलेट्स हैं। तो बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ रास्ते में आपने कितनी चॉकलेट्स में इन्वेस्टमेंट करी, तो कैसे निकाला ये 4? 7 माइनस 3। तो बस मेरे भाइयों, तो यही तो मैंने भी लिखवाया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग में आपके पास है 7, ओपनिंग में आपके पास है 3, तो इसका मतलब कितना इन्वेस्ट करा आपने? 4। तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो क्लियर हो गया सबको? कोई भी दिक्कत डाउट तो नहीं? अच्छा, ठीक है, तो ये तो हो गया, मतलब एक छोटा सा टॉपिक था। तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट का टॉपिक था। तो इन्वेस्टमेंट आपको पता चल गई क्या होती है। एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है? मतलब ग्रॉस मतलब टोटल, नेट मतलब एक्चुअल, और इनका जो डिफरेंस है बेसिकली वो है डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू में गिरावट हुई। और अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स बताओ, तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के भी 3 कंपोनेंट्स अगर पूछ ले तो याद रखना है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक। चलो, तो क्लियर हो गया जी? ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। इसका नाम है, क्योंकि ऊपर एक टर्म आई तो वो पढ़नी पड़ेगी, ऊपर एक टर्म आई थी डेप्रीसिएशन, राइट? तो वहीं से टॉपिक बन रहा है डेप्रीसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस था डेप्रीसिएशन। ठीक है अंशिका दीदी? अंशिका दीदी पूछ रही थी, एक बार दोबारा दिखा देता हूं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 5 लाख का और नेट इन्वेस्टमेंट 4,20,000 का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। तो वही टॉपिक अब अगला बन गया। तो टॉपिक का नाम है डेप्रीसिएशन, हालांकि वर्सेस कैपिटल लॉस। तो कौन बताएगा जी डेप्रीसिएशन का मतलब? ठीक है, तो इसके नीचे लिख लो छोटी सी डेफिनेशन, इट रिफर्स टू
fall in value of fixed assets due to normal wear and tear। हाँ, इसको पहले हाईलाइट कर देता हूं, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, देख लो, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं कीवर्ड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस नहीं हो सकता ना? नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है अंशिका, वो नहीं होगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, अच्छा, तो डेप्रीसिएशन का तो मतलब वैसे मोटा मोटी आपको पता ही है, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। डेप्रीसिएशन का मतलब तो है कि आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाती है। ठीक है, गिरावट के दो रीजन होते हैं, एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो दोनों कलर कर रखे हैं। एक रीजन तो होता है नॉर्मल वेयर एंड टेयर। नॉर्मल वेयर एंड टेयर का मतलब है जैसे अब आप बच्चे फर्नीचर पे आते हो, रोज बैठते हो, रोज उठते हो, नया बच्चा आता है, बैठता है, उठता है, तो उससे फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी, है ना। तो नॉर्मल वेयर टियर का तो वो मतलब है, आप अपना मोबाइल फोन रोज यूज करते हो तो उससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस का क्या मतलब है जी? एक्सपेक्टेड ना, एक्सपेक्टेड वर्ड का मतलब तो होता है फोरसीन, जो हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्सोलीसेंस वर्ड का मतलब होता है इनोवेशन की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। जैसे ये जो प्रोजेक्टर लटक रहा है मैडम के सर के ऊपर, आपके सर के ऊपर, वो जो प्रोजेक्टर है, ये मुझे पता है, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 2 साल बाद इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पिछड़ जाएगी और नए नए प्रोजेक्टर मार्केट में आ जाएंगे एडवांस फीचर के साथ, है ना। तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये प्रोजेक्टर अगर मैं बाजार में फिर बेचने निकलूंगा तो लोग कहेंगे अरे क्या पुराना मॉडल लिया। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू दो कारणों से कम हो सकती है। एक होता है नॉर्मल वेयर एंड टेयर, जैसे फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, और एक है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, मुझे पता है, और जिस वजह से मेरी चीज पुरानी हो जाएगी। अच्छा, कैपिटल लॉस किसे कहते हैं जी? ठीक है, तो पहले कीवर्ड लिखवाता हूँ, फिर आता हूँ उस पर। तो इट रिफर्स टू, हाँ थोड़ा थोड़ा नहीं, शुरू में तो वही है। इट रिफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू, बस ड्यू टू के बाद जो लिखेंगे वो है हमारे मेन कीवर्ड्स। ड्यू टू, तो ड्यू टू के आगे लिखना है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस, तो अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस बच्चे ने भी ये सीट पर अपना पाँव मारकर सीट तोड़ दी, है ना। ठीक है, उसने परसों आ रहे हैं ना, तो तोड़ के गया था, है ना। हाँ, तो अब देखो दिव्यांग जो है फर्नीचर तोड़ कर चला गया। अब क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता था? नहीं सर, उससे एक्सपेक्ट कर सकता। ठीक है, अब अगली बार करूंगा उससे एक्सपेक्ट, लेकिन पहली बार के लिए तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, तो उसको मैं डेप्रीसिएशन नहीं बोलूंगा। वो फर्नीचर मेरा खराब हो गया, उस फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, लेकिन किस रीजन की वजह से हुई? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। तो क्लियर हो गया फंडा। बाकी एग्जांपल में वो लिख लेते हैं जो ये बच्चे कह रहे थे, वो ब्रैकेट में लिख लो। इसमें जनरली एग्जांपल्स यही सब होते हैं, नेचुरल कैलामिटी और ये सब, थेफ्ट हो गया है कुछ भी, मतलब इस तरह से
एटसेट्रा, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन नुकसान ऐसा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, सेकंड डिफरेंस भी लिख लेते हैं और क्या डिफरेंस हो सकता है डेप्रिसिएशन का और कैपिटल लॉस का? तो देखो दूसरा डिफरेंस बहुत अच्छा डिफरेंस है, इसमें लिखना जनरली अ प्रोविजन इज मेड। डेप्रिसिएशन के लिए आप जनरली एक प्रोविजन बनाते हो। प्रोविजन वर्ड का यहां पर मतलब है आप इसके लिए तैयारी कर लेते हो। आपको पता होता है कि हाँ यार वैल्यू कम होगी, तो ठीक है, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। तो डेप्रिसिएशन के लिए आप एक प्रोविजन बनाते हो। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो क्लास 11th में एक चैप्टर में टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पढ़ा था ना। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन इधर लिखते हैं नो सच प्रोविजन। अब ये भूकंप कब आएगा इसका मुझे क्या पता, तो इसका मैं कोई प्रोविजन नहीं बनाता, या इसके लिए कोई प्रोविजन कोई तैयारी हम नहीं करते अकाउंटिंग में, है ना। तो आपने कभी क्लास 11th में भी कोई ऐसा टर्म नहीं सुना होगा अकाउंट्स वाले बच्चों ने, प्रोविजन फॉर कैपिटल लॉस, नहीं सुना ना, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि भाई क्या होगा। और एक और पॉइंट डिफरेंस का बना सकते हैं, वो लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन के नीचे, इट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी। इट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी, जबकि इसमें लिख लेते हैं इट अफेक्ट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इसमें मेरे फर्नीचर वाला एग्जांपल आप इमेजिन कर सकते हो थोड़ा सा। फर्नीचर वाला क्या है एग्जांपल, अब आप तो नॉर्मली यूज कर रहे हो, नॉर्मल वेयर एंड टेयर कर रहे हो, आपसे पिछले साल का जो बैच था वो भी पूरे साल पड़ा, उससे पिछले साल का बैच था वो भी पूरे साल पड़ा, उससे पिछले साल का था वो भी पूरे साल पड़ा। तो कहीं पर प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी इस बेंच पे बच्चे बैठ रहे हैं, पहले भी बैठ रहे थे, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, वैल्यू कम हो गई फर्नीचर की, वैल्यू जरूर कम हो गई फर्नीचर की, लेकिन क्या मेरी क्षमता पर कोई फर्क पड़ा? नहीं, तब भी क्लास में उतने बच्चे बैठ रहे थे, अब भी उतने बच्चे बैठ रहे हैं। लेकिन अब देखो दिव्यांग बाबू एक बेंच तोड़कर भाग गए, अब वो टूट गई बेंच। तो अब अगर बेंच टूट गई, कैपिटल लॉस हो गया, तो फिर तो क्या हुआ, एक बेंच बेकार, फिर तो अब मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई, अब तो एक बच्चा वहां कम बैठ पाएगा। तो डिफरेंस का पॉइंट यही होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी डेप्रिसिएशन से अफेक्ट नहीं होती लेकिन कैपिटल लॉस से अफेक्ट होती है। तो देखो 3 नंबर का ये थ्योरी क्वेश्चन है जी। अगर आपसे थ्योरी में पूछे डिफरेंस तो तीनों पॉइंट्स लिख देना, डेप्रिसिएशन क्या है और कैपिटल लॉस क्या है। तो क्लियर हो गया, समझ आ गया? चलो, तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक था डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। इसी तरह एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो भी लिखते हैं। इसका नाम है, पहले लिख लेते हैं मेरे भाई, इस टॉपिक का नाम है स्टॉक वर्सेस फ्लो। तो इसको तो इसी तरह हेडिंग भी डाल लो, इसमें हम डिफरेंस ही लिखेंगे मेनली, और बेसिस का भी एक छोटा कॉलम बना ही लेना, स्टॉक वर्सेस फ्लो। तो बेसिकली स्टॉक और फ्लो ये मतलब दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो इकोनॉमिक्स में किसी भी वेरिएबल के लिए हम यूज कर सकते हैं। पूरी इकोनॉमिक्स में हम जितनी भी टर्म्स पढ़ते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं स्टॉक या फ्लो। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जब आप मोबाइल फोन से कोई फोटो खींचते हो, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने मोबाइल फोन से कोई वीडियो शूट करते हो
तो वो पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर नहीं करता, वो एक टाइम ड्यूरेशन को पूरा कैप्चर करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि भैया स्टार्टिंग टाइम था 11:06, एंडिंग टाइम था 12:02। तो सिंपल फंडा तो ये होता है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वो एक एट द मोमेंट चीज को बता रहा है, और फ्लो का मतलब होता है कि वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या टाइम डायमेंशन के साथ किसी चीज को बता रहा है। तो अब इस बात को पहले इंग्लिश में लिखते हैं मीनिंग करके। तो पहले स्टॉक का मीनिंग तो लिख लो। इट इज अ वेरिएबल that is measured at a particular point of time। तो इसमें कीवर्ड है at। it is a variable that is measured at a particular point of time। और फ्लो में लिख लेते हैं it is a variable which is measurable over a period of time। तो इसमें कीवर्ड हो गया जी ओवर अ पीरियड। हाँ, दूसरा डिफरेंस तो इसी का ही कॉन्टिन्यूएशन है, टाइम डायमेंशन। अब टाइम डायमेंशन का मतलब होता है ड्यूरेशन। जब आप कोई फोटो क्लिक करते हो फोन से तो उसमें कोई ड्यूरेशन थोड़ी ना होती। हाँ तो हाँ, नो टाइम डायमेंशन। तो इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, इसमें कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होती। फोटो में ऐसा थोड़ी ना, तो फोटो स्टार्ट हो गई और फोटो एंड हो गई। फोटो तो एक पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर कर रहा है, लेकिन फ्लो के अंदर टाइम डायमेंशन इज देयर। टाइम डायमेंशन होता है, क्योंकि आप वीडियो बनाते हो तो टाइम डायमेंशन होता है। इसी बात को और घुमा के टीचर को बेवकूफ बनाने के लिए हम एक नेचर भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या नेचर होता है? तो ये तो होता है स्टैटिक नेचर का। स्टैटिक का मतलब हो गया कि भाई जो है वो है, एक मोमेंट को कैप्चर कर रखा है। स्टैटिक मतलब हिलेगा नहीं, जो है वो है। हाँ, स्थिर है, स्टैटिक। और वो क्या होता है? डायनामिक नेचर का। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज हो जाता है। तो जब आप वीडियो बनाते हो तो चेंज हो जाता है ना, स्टार्ट किसी पॉइंट पर होता है, एंड किसी पॉइंट पर होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप फोटो क्लिक करते हो तो वो स्टैटिक होती है, वो चेंज नहीं होगी, वो तो जो है सो है, स्थिर, स्टिल। कुछ भी, मतलब वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी चीज स्टिल है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। मतलब ये स्टॉक और फ्लो जो है, ये एक शब्द सीख रहे हो आप। जैसे मान लो टीचर और डॉक्टर। तो हम टीचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई वो पढ़ाता है, डॉक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी वो इलाज करता है। तो ऐसे ही हम स्टॉक के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्टॉक का क्या मतलब होता है कि वो स्टैटिक होता है। और फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं तो फ्लो क्या होता है? डायनामिक होता है। स्टैटिक को फिक्स बोल सकते हो कि फिक्स रहता है। तो फोटो जो आपने खींची वो चेंज तो होगी नहीं, उसमें तो जो मोमेंट पे कैप्चर हो गया वो हो गया। लेकिन वीडियो जो है वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है ना, तो नेचर चेंज हो गया। बाकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा लर्न कर लेना। हालांकि ये जब आप आगे बढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने शुरू हो जाएंगे एग्जाम्पल्स इसके। तो कुछ चीजें हम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं ही लिखवा देता हूं, जैसे कैपिटल या वेल्थ, है ना, या पॉपुलेशन। अभी एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। या बैंक डिपॉजिट्स, बताता हूं, बताता हूं। या बैंक डिपॉजिट्स, तो अभी बताता हूं कैसे।
और फ्लो में कुछ एग्जांपल्स में आप लिख लो। हाँ, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन या इनकम, इन्वेस्टमेंट, राइट, है ना, एटसेट्रा। तो देखो, दोनों का इकोनॉमिकली रीजन बताता हूं। इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम कैपिटल मेजर करते हैं, कैपिटल, तो हम ये कहते हैं, मान लो ये एक फाइनेंशियल ईयर मैंने ड्रॉ करा, तो जब हम किसी की कैपिटल पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी कैपिटल कितनी, तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की कैपिटल पूछते हैं कि भाई कैपिटल एज ऑन 31 मार्च कितनी, ये देखते हैं। इसी तरह अगर हम किसी की वेल्थ मेजर करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वेल्थ भी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की मेजर करते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन आपने कहा, तो पॉपुलेशन, पता है पॉपुलेशन भी अगर आप डेटा में चेक करोगे वेबसाइट पर जाकर, तो वो डेट लिखी होती है एज ऑन 31 मार्च 2017। तो पॉपुलेशन भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की होती है। इसी तरह बैंक डिपॉजिट्स, ये हम पढ़ेंगे मैक्रो में, बैंक में कितने डिपॉजिट्स हैं आज, तो वो भी एक पर्टिकुलर डेट के होते हैं एज ऑन 31 मार्च। तो ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर दिन पर मेजर होती, इसीलिए इनको बोलते हैं स्टॉक। लेकिन अब देखो दूसरी चीजें, अब डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन, वो कभी ऐसा सुना है डेप्रिसिएशन बताओ अभी का एकदम का, तो नहीं होता। डेप्रिसिएशन तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, पूरे साल का, है ना, पूरे साल का। या इनकम बताते हो किसी आदमी की, या हम कंपनी की इनकम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट क्या होता है, पूरे साल का। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, जो टॉपिक आपने ऊपर पढ़ा, देखो उसमें तो ये डायग्राम भी था। जब हम ये देख रहे हैं कि आपने कितनी कैपिटल फॉर्म करी, तो भी हम क्या देखते हैं, पूरे साल की, कि टोटल कितना इंक्रीज हुआ। तो इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें जो हम पढ़ते हैं वो फ्लो वेरिएबल्स होती हैं, और कुछ चीजें जो हम पढ़ते हैं वो स्टॉक वेरिएबल्स होती हैं। ये हैं सब इकोनॉमिक्स की ही टर्मिनोलॉजियां। कैपिटल भी है, पॉपुलेशन भी है, वेल्थ भी है, डेप्रिसिएशन भी है, इनकम भी है, और भी होंगी। तो कुछ चीजें स्टैटिक रहती हैं इकोनॉमिक्स में, कुछ चीजें डायनामिक होती हैं। तो समझ आया मेरे भाइयों? तो एनसीईआरटी में इसका एक चित्र दे रखा है, मैं वो बस बना रहा हूं, आप चाहे मत बनाना, अगर अच्छा लगे तो बना लेना, आपकी चॉइस है। तो वो चित्र कुछ ये समझाने के लिए दिया है कि भाई मान लो एक टैप में से पानी आ रहा है, बाल्टी के अंदर पानी भर रहे हैं हम। अब जब पानी भरते रहेंगे तो लेट से पानी भर गया बाल्टी के अंदर, तो इसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो बाल्टी के अंदर पानी भर चुका है ये स्टॉक वेरिएबल समझ लो, और जो लगातार पानी आ रहा है वो फ्लो वेरिएबल समझ लो। तो ये भी उन्होंने एक नजरिया दे रखा है। बाकी आपको अगर लगे पहले ही समझ आ गया तो भी ठीक है, मत बनाओ, बट ऐसे जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। तो समझ आए वाला? तो ये भी मतलब एक टॉपिक होता है कि स्टॉक वेरिएबल क्या है और फ्लो वेरिएबल क्या है। चलो, तो आज इतना ही करना था अपने को, 3 टॉपिक्स, ठीक है। बट तीनों समझ आए टॉपिक्स? चलो ठीक है, डन, ओके, ठीक है। ऑनलाइन दे चीतो क्लियर हो गया मेरे भाइयों? तो मुझे बता दो तीनों टॉपिक बिल्कुल क्लियर हैं? ठीक है, आयुष भाई मजे आ गए, ओके आदित्य, ओके बानी, ओके गुरनूर, ठीक है मयंक, चैतन्य, ओके। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुश, जैनेश, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ये लो रोहित भाई, एक बार ये देख लो। ओके, बुक्स आपके पास आ जाएंगी, बहुत जल्दी बुक्स आ जाएंगी। अभी आपसे एड्रेस लिया जाएगा, फिर उसके बाद बुक भी आ जाएगी।
बाकी कैपिटल लॉस के लिए हम रिजर्व जनरली नहीं बनाते। तो अनीश भाई मतलब इकोनॉमिक्स में हम मानते हैं कि कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते। ठीक है, क्लियर है। खुश, ईशान, स्वाधीन, ओके भाई। ठीक है, बाकी बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं करना वो तो अकाउंटिंग है, उससे मुझे वैसे मतलब नहीं है। रुद्र भाई, हम तो बस इकोनॉमिक टर्म समझ रहे हैं। ठीक है, बाय। ठीक है, ओके ओके, चलो।